पहले इंडिया की इकॉनमी सबसे बड़ी थी, 1820 में चाइना ने सरप्लस किया इंडिया की इकॉनमी को, 1820 में। और अमेजिंग स्टोरी इस तरह, आपको पता है भारत की इकॉनमी ने बर्तानिया की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इस वक्त भारत के अंदर रेलवे पाइपलाइंस और नए एयरपोर्ट जो है, इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज है कि डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की, और टर्की से कश्ती में बैठ के। 17 दिन तो हमको बताते रहे कि बहुत हमने जंगें जीती हैं, इंडिया पीछे भाग रहा है और हिंदू लड़ नहीं सकते। बाद में पता लगा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ हजार लोग हमारे मर गए, कुछ उनके मर गए। 1 इंच भी नहीं हम ले सके, बल्कि उनके पास शायद हमसे ज्यादा जमीन आखिर में जब सीज फायर हुआ तो आ चुकी थी, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब इट्स टू लेट। आप इंडिया के साथ तो कंपटीशन नहीं कर सकते। देखते हैं बॉर्डर के दूसरे पार, वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं कि हम ग्लोबली कहां पे खड़े और हमने मजीद कहां खड़ा होना। सर वहां ये बातें हो रही और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मतलब समझ नहीं आती कि आखिर क्या है उन लोगों के पास ऐसी, और कौन सी हमारी नालायकी है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई आपने वो बात की है, अभी इस परसों की, कल की बात है, टाइम मैगजीन, अमेरिका का एक टाइम इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, टाइम मैगजीन जो टाइम, उसमें एक आर्टिकल आया है कि भारत की इकॉनमी किस तरीके से अमेरिका की इकॉनमी से आगे जाएगी। जो लिखने वाले हैं अरविंद पानाग्राया उनका नाम है, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। उन्होंने लिखा है किस तरीके से कि चाइना की इकॉनमी कभी 1820 में, हिस्टोरिकली पढ़ा उन्होंने, एक आर्टिकल लिखा, मैं समझता हूँ हर एक को पढ़ना चाहिए। 1820 में उन्होंने कहा चाइना की इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी थी, और 1870 तक उनकी इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी रही। और उसके बाद नहीं, उन्होंने कहा पहले इंडिया की इकॉनमी सबसे बड़ी थी, 1820 में चाइना ने सरप्लस किया इंडिया की इकॉनमी को, 1820 में। और फिर उनका दुनिया की आबादी की वजह से बड़ी इकॉनमी 1870 तक रही। फिर 1900 जाके 1900 के अंदर अमेरिका की इकॉनमी जो है वो ऊपर आई। और उसके बाद फिर आगे जो उन्होंने खासकर इस वक्त जो उसमें रेफरेंस उन्होंने दिया कि कोविड की वजह से अमेरिका की इकॉनमी और सप्लाई चेन जब रुका है, उसके बाद अभी तक वो संभल नहीं पाया। और उन्होंने खासकर जो इस वक्त बताया, जो चीजें इस वक्त भारत की जीडीपी और भारत की जो ग्रोथ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो अमेजिंग स्टोरी है। अमेजिंग स्टोरी इस तरह, आपको पता है भारत की इकॉनमी ने बर्तानिया की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और उसमें खासकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 1991 का जो एक ट्रेड रेवोल्यूशन था, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनके, जिसमें मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव आए थे। उन्होंने कहा उसकी जरूरत प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में उन्होंने लिखा है, खास करके उसको चेंज करके इसको खोलने की जरूरत है। और जो कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने बात की, और देखा जाए अगर तो इस वक्त भारत के अंदर रेलवे पाइपलाइंस और नए एयरपोर्ट जो है, इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज है कि तालीम याफ्ता मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता नौजवान। इस वक्त मोदी साहब 3 मुल्कों में रिसेंटली गए हैं, 3 मुल्क, अमेरिका, बर्तानिया और यूएई में। मैं रिसेंट ज्यादा पिछली बात नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के आने वाले जितने सदर या वजीर आजम होंगे उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। तीनों जगहों पे जाके उन्होंने सिर्फ क्या प्रमोट किया है? मेक इन इंडिया। उन्होंने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, तालीम को प्रमोट किया है, और उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई को प्रमोट किया है। ये सारी चीजों को प्रमोट करें तो फिर आपके लोग, डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की, और टर्की से कश्ती में बैठ के डूब जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका वाली वारिस कोई नहीं है। आपको रूल करने वाले बच्चे उनके सबके लंदन टोरंटो बैठे हैं। आपके 20-20 ग्रेड, जो कि कोई लंबा चौड़ा ग्रेड नहीं होता, उनके अफसरान पे टोरंटो और लंदन के अंदर $5-5 मिलियन के मामलात हैं। और उसमें आप कहते हैं ना कि बॉर्डर के दूसरी तरफ क्या हालात हो रहे हैं, हालांकि हमारा डीएनए भी उनके साथ मिलता है, हमारी जबान भी, सोचे भी, कोई शक नहीं, लेकिन लीडरशिप कोई नहीं। अच्छा, उसमें एक और फखर भाई बात है, आप और मैं बात करें तो फौरन हमारे ऊपर ये पढ़ते हैं आके, ओए तुम इंडिया की बात कर रहे हो, तुम मुल्क के गद्दार हो।
अब उसकी बात ठीक है, ठीक है, नहीं मैं तुम्हें बुरी लगती है इंडिया की बात, ठीक है, उनकी तरक्की तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। वाशिंगटन डीसी तक आवाजें आती हैं आपकी करप्शन की। दुनिया के हर कैपिटल में पहले आप मशहूर थे एज ए टेररिज्म को बेचने के लिए, पैसे बनाते थे आप, कभी तालिबान बनाते थे, कभी अलकायदा बनाते थे, कभी आप नई नई ऐसी बनाते थे ऑर्गेनाइजेशन और उनको जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा है, पता नहीं क्या क्या है, तो बना के आप बना के वो बेचते थे सारा कुछ। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ हम आए नहीं, हमने सारा जो है अपना सोच, एनर्जी, सारा कुछ हिंदुस्तान से जंग करने के लिए और कश्मीर को जीतने के लिए सारे अपने जो थे ना नेशनल रिसोर्सेज उसमें धकेल दिए, और उसके बाद जंगें शुरू की और वो सारी जंगों में जीरो रिजल्ट आया। और उस जंग के जुनून में आज तक पाकिस्तान ना कोई जंग जीत सका, ना कश्मीर पे कोई इन्होंने फतह हासिल की, ना डिप्लोमेटिकली अपने केस को प्रेजेंट कर सके। और आज ये हाल है कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, सब उनको तनख्वाहें पूरी नहीं मिलती लोगों को, और क्योंकि हमारी ट्रेजरी का बुरा हाल है, हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल लो लेवल पे है, हम दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं कि हमें वो क्या कहते हैं इतनी लोन दे दो। लोन जो होती है ना वो वापस करनी पड़ती है। मगर ये सारा कुछ इंडिया दुश्मनी, इंडिया कॉन्फ्रंटेशन के फलसफे पे पाकिस्तान ने अपने जो मौके मिले थे ना तारीखी तौर पे वो जाया कर दिए। आपने वो टेररिज्म भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और पता नहीं क्या क्या लोगों को भेजा कि कश्मीर में हम वो हासिल कर लें, वो भी जीरो हो गया। ज्यादा आपने इंडिया के शहरों में, बॉम्बे में इधर उधर टेररिज्म करके कई 100 लोगों को मार दिया, लेकिन उसमें सारी दुनिया में आप बदनाम हो गए, आपको टेररिस्ट स्टेट कहा गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मुल्क किस लिए बना था, इंडिया के साथ दुश्मनी करने के लिए बना था, तो उसमें भी हम नाकाम हो गए। जंगों के हवाले से तो बिल्कुल नाकाम है, और टेक्नोलॉजी में तो हमारा चांस ही नहीं है। तो क्या बहुत बड़ा गेन हुआ। चलो एक कहते हैं जी पाकिस्तान का चलो हुकूमत होती है तो मुसलमानों की होती है, किसी और की नहीं होती। अगर इस पे आपको बहुत फख्र है तो मुबारक हो, लेकिन क्या हमारी हुकूमतों ने हमारे गरीब अवाम, हमारे मिडिल क्लास के लोगों का ख्याल किया है जी? क्या लड़कियां जो हैं वो आम घर से कहीं और जाके वापस पैदल सड़कों पे आ सकती हैं? अपना इंडिया में तो हर जगह मैंने देखा, और मुझे बड़ा खुशी हुई, मुसलमान हो, हिंदू, सिख, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़ी, हर बंदा वहां पे आजादी से मुझे तो नजर आया फिरते हुए। उन्होंने उस जेंडर लेवल पे भी बहुत तरक्की की। जाहिर है इंडिया में अभी भी पुराना कल्चर जो है वो ही है जिसमें मर्दों की पावर होती है, और पाकिस्तान में तो आइडियोलॉजिकली इसको सपोर्ट किया गया ना कि औरत जो है वो घर से बाहर ही ना आए, 4 दीवारी में रहे, इसका काम है बच्चे पैदा करना और पालना, मर्द का काम है बाहर काम करना। ये यार किस जमाने की बात कर रहे हो? सारी दुनिया में औरतें और मर्द 2 इनकम जब लेके आते हैं तो घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। 65 वॉर में इन्वॉल्व हो गए ना, उसमें 3 बंदों का काम था, जुल्फकार अली भुट्टो, मेजर जनरल अख्तर हुसैन और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद। इन तीनों ने ये प्लान किया, और अयूब खान ने कहा था कि कश्मीर इशू को डी फ्रीज करो। इन्होंने वो पूरी प्लान बना ली कि पहले हम कश्मीर में अपने मुजाहिदीन भेजेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर, उसके बाद जब वहां पे कश्मीर के अंदर मुसलमान खड़े हो जाएंगे इंडिया के खिलाफ तो फिर हम अखनूर जाएंगे और वो जम्मू को काट देंगे बाकी इंडिया से। वो सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब ये वहां गए तो वहां के कश्मीरियों ने देखा कि ये कौन सी जुबान बोलते हैं, और वहां पे उस जमाने में ये जो है ना वो किलो वाला सिस्टम आ गया था। पहले होता था मन शेर। यहाँ से जो गए थे इनको पता ही नहीं था कि वहां पे किलो वाला सिस्टम है। तो ये वहां पे उन्होंने हमें इतना आटा मन दे दो, ये उन्होंने कहा यार ये एक तो कपड़े इनके और है, एक इनकी जुबान और है, हु आर दिस पीपल। तो उन्होंने इंडियन फोर्सेस को इन्फॉर्म किया कि वी आर, ये कश्मीरी बेचारे लोगों ने कि भी ये कौन लोग आ गए हैं।
तो वो सब पकड़े गए। सारा वो फियास्को जो है, उसके बाद एक जंग हुई 65 वॉर की, मुझे खुद याद है वो दिन 6 सितंबर का। हम उस जमाने में लोग छतों पे सोते थे, गर्मी अभी वो थी, तो सेबर जेट हमारे बिल्कुल वो क्या कहते हैं, रूफ टॉप, हाँ जी, घर के ऊपर से बिल्कुल वो इंडियन बॉर्डर के पास गए की तरफ गए और जंग शुरू हो गई। 17 दिन तो हमको बताते रहे कि बहुत हमने जंगें जीती हैं, इंडिया पीछे भाग रहा है और हिंदू लड़ नहीं सकते। बाद में पता लगा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ हजार लोग हमारे मर गए, कुछ उनके मर गए। 1 इंच भी नहीं हम ले सके, बल्कि उनके पास शायद हमसे ज्यादा जमीन आखिर में जब सीज फायर हुआ है तो आ चुकी थी। इंडिया ने चाइना को हिस्टोरिकली डोमिनेट किया है, कल्चरली और इकोनॉमिकली। यूरोपियंस जब पहली बार भारत आए तो उससे पहले भारत की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था। दुनिया का बहुत सारा ट्रेड भारत से होकर जाता था और जो यूरोपियंस थे वो भारत से मसाले खरीदते थे और बहुत सारा विदेशी मुद्रा हमारी कंट्री में उस वक्त आता था और उस वक्त ज़्यादातर ट्रेड गोल्ड में होता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे हमारे पूरे देश को कॉलोनाइज किया और पूरी जो वेल्थ थी वो लेकर लंदन चले गए और लंदन को एक दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया उस वक्त का। लेकिन आज बहुत ही सारे बदलाव आ चुके हैं, जैसे कि इंडिया अब आज़ाद है और अपने पैरों पर खड़ा है। साथ ही साथ इंग्लैंड जिसने एक समय पर इंडिया को कॉलोनाइज किया था उसकी इकोनॉमी को भी इंडियन इकोनॉमी ने सरपास कर दिया है, जो कि इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। इसमें दशकों की मेहनत, डेडिकेशन और बहुत सारा विल पावर छुपा है। इस दौरान बहुत सी मुसीबतें आई। पाकिस्तान ने कई बार भारत के ऊपर जंग करने की कोशिश करी, लेकिन पाकिस्तान को हर बार भारत ने बुरी तरह लताड़ा और हर वॉर को जीता। हर वॉर स्टार्ट पाकिस्तान ने किया लेकिन ख़त्म किया भारत ने। और आज भारत इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान भारत की तरफ उन नज़रों से देख भी नहीं सकता।